आपने कई बार बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि उन्हें 10% ब्लॉकेज है, 20% ब्लॉकेज है या 60% ब्लॉकेज है। तो ये ब्लॉकेज क्या होता है और इसका पता हमें कैसे चलता है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ब्लॉकेज होता क्या है। देखिए, जिस तरह से हमारे पूरे शरीर को खून की या ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे हृदय को भी ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमारे हार्ट में एक आर्टरी पाई जाती है जिसे कि हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कभी कभी इसमें ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये ब्लॉकेज क्या होता है? देखिए, जो हमारी आर्टरी होती है या फिर जो हमारे खून की नलिकाएं होती हैं, उसमें कभी कभी रुकावट आ जाती है, जिसके कारण जो ब्लड है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता या फिर कम अमाउंट में फ्लो होता है। इसका कारण क्या है? कभी कभी जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल या फिर जिसे हम प्लेग बोल देते हैं वो जमा हो जाता है, जिससे जो उसका रास्ता है वो सिकुड़ता जाता है या फिर नैरो होता जाता है, जिससे धीरे धीरे ब्लड का जो फ्लो का अमाउंट है वो कम होता जाता है। तो यह जो रुकावट होती है या फिर जो ब्लॉकेज होता है, ये स्टार्टिंग में कम होता है। मान लीजिए 10% है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है 20%, 30%, 40%, और एक समय आने पर ये इतना कम हो जाता है कि हमारे हृदय को सही से ब्लड नहीं मिल पाता, जिसके कारण किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमें ब्लॉकेज का पता कैसे चलता है कि किसी को ब्लॉकेज है या नहीं है, और है तो वो कितना परसेंट है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम कराते हैं ईसीजी, जो कि हार्ट का सबसे बेसिक टेस्ट होता है, जो कि आसानी से हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है और 100 रुपये से 200 रुपये में आसानी से हो जाता है। इससे हमें हार्ट के करंट का पता चलता है, और 90 से 99% केसेस में इससे हमें ब्लॉकेज या फिर हार्ट अटैक का पता चल जाता है। लेकिन ईसीजी टेस्ट की कुछ लिमिट्स होती हैं जिसमें हमें हार्ट अटैक या ब्लॉकेज का पता नहीं चल पाता। तो वो कौन कौन सी लिमिट्स हैं? लिमिट नंबर 1, यदि ब्लॉकेज काफ़ी कम होता है, मान लीजिए किसी को 20 या 30% ब्लॉकेज है, तो ऐसे में ईसीजी के द्वारा हमें ब्लॉकेज का पता नहीं चलता। नंबर 2, यदि किसी को हार्ट अटैक आया है और जो उसका दर्द है वो खत्म हो गया है, यानी कि उसे इस समय दर्द नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यदि हम उसका ईसीजी कराते हैं तो उसकी ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है और हमें ब्लॉकेज होते हुए भी ब्लॉकेज का पता नहीं चलता है। और इसी के साथ एक टेस्ट और होता है जिसे कि हम इको टेस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमें हार्ट का अल्ट्रासाउंड करना होता है। तो इसके द्वारा हम क्या जान पाते हैं? इसके द्वारा हम हार्ट के स्ट्रक्चर को जान पाते हैं कि जो हमारा हार्ट का साइज़ बड़ा तो नहीं है या फिर हार्ट में कोई डैमेज तो नहीं है। इसके द्वारा भी हम हार्ट अटैक या ब्लॉकेज के बारे में जान पाते हैं, लेकिन इसकी भी वही लिमिट्स हैं। यदि जो मरीज है उसका दर्द खत्म हो गया है, तो ऐसे में यह टेस्ट मरीज के ब्लॉकेज या फिर हार्ट अटैक के बारे में नहीं बता पाएगा। और यदि मरीज का जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी कम है, 10% है, 20% है, तो ऐसे में भी कभी कभी इस टेस्ट के द्वारा ब्लॉकेज का पता नहीं चलता है। लेकिन यदि हमारी ये दोनों ही रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और हमें लगता है कि मरीज को ब्लॉकेज या फिर कोई समस्या हो सकती है, तो ऐसे में हम स्ट्रेस ईसीजी या फिर स्ट्रेस इको करा सकते हैं। तो इसमें हमें मरीज को स्ट्रेस देना होता है जिससे उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है ट्रेडमिल ईसीजी। इसमें हम मरीज को ट्रेडमिल पर दौड़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो मरीज होता है उसके हार्ट की ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या फिर डिमांड बढ़ जाती है, और उसके ब्लॉकेज वाले एरिया में पूरा ब्लड नहीं मिल पाता, जिससे उसे पेन होता है और उसके ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं, और उसका जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आ जाता है और हमें ब्लॉकेज का पता चल जाता है। इसी के साथ हम स्ट्रेस इको भी करा सकते हैं। यदि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं वाल्व मोशन एबनॉर्मेलिटी, जो कि हमें 75 से 80% केसेस में देखने को मिल जाती है। यानी कि 75 से 80% जो मरीज होते हैं उनमें इस टेस्ट के द्वारा ब्लॉकेज का पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस टेस्ट के द्वारा भी हमें ब्लॉकेज का पता नहीं चलता है। यदि किसी मरीज का जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि 80% है, 90% है, तो हमें इसके द्वारा आसानी से ब्लॉकेज का पता चल जाता है। लेकिन यदि किसी मरीज का जो ब्लॉकेज होता है वो 10%, 20% होता है, यानी कि काफ़ी छोटा होता है, तो इसके द्वारा हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे में हम एंजियोग्राफी कराते हैं। लेकिन एंजियोग्राफी जो होती है वो काफ़ी इन्वेजिव होती है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? इसमें हमारी जो आर्टरी होती है उसमें पंचर किया जाता है और इससे हमारे हार्ट में भी डैमेज हो सकता है। और जो एंजियोग्राफी होता है ये काफ़ी महंगा टेस्ट भी होता है, और बार बार कराने से ये हमारे हार्ट को डैमेज भी कर सकता है या फिर हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम एंजियोग्राफी टेस्ट जल्दी से नहीं कराते हैं। सबसे पहले हम ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में यदि हमें रिपोर्ट नॉर्मल देखने को मिलती है और हमें लगता है कि मरीज को ब्लॉकेज हो सकता है, तो ऐसे में हम स्ट्रेस ईसीजी करा सकते हैं, जिससे कि हमें 70 से 80% केसेस में ब्लॉकेज का पता चल जाता है। यदि हमें उस समय ब्लॉकेज का पता चल जाता है और हमें उसे ब्लॉकेज को प्रॉपर देखना होता है, तो ऐसे में हम एंजियोग्राफी करा सकते हैं। यानी कि एंजियोग्राफी हमें बिल्कुल लास्ट में कराना होता है, क्योंकि एक इन्वेसिव टेस्ट होता है। तो इस प्रकार से ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है।
यानी कि यदि हमारे पास में कोई मरीज आता है तो सबसे पहले हम उसका ईसीजी कराएंगे। यदि हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं मिलती है या फिर प्रॉब्लम को हमें अच्छे से देखना होता है तो उसके बाद हम स्ट्रेस ईसीजी या फिर स्ट्रेस इको कराते हैं, और उसके बाद लास्ट में जब हम कंफर्म हो जाते हैं तो तभी हम एंजियोग्राफी टेस्ट कराते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को खांसी आ रही है तो हम उसे सीधा टीबी नहीं मान लेंगे, पहले हम उसका सीटी स्कैन कराएंगे और उसका टीबी टेस्ट कराएंगे, तभी हम टीबी तक पहुंचेंगे, यानी कि हम टीबी का इलाज करेंगे। उसी तरह से हम सीधे किसी का एंजियोग्राफी नहीं करते हैं, पहले हम उसका ईसीजी करते हैं, उसके बाद हम उसका स्ट्रेस ईसीजी करते हैं। यदि हमें उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है तभी हम एंजियोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से हार्ट के ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। तो यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।